27 नवंबर 1983 काशी प्रसाद जायसवाल का जन्मदिन है और इस अवसर पर बिहार सरकार द्वारा स्थापित काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान में उनकी स्मृति में व्याख्यान का आयोजन किया जाता रहा है और इसी सिलसिले में अखबारों में भी कुछ आज पढ़ने को मिला। मेरा यह सौभाग्य है कि काशी प्रसाद जायसवाल के नाम पर बिहार सरकार द्वारा स्थापित शोध संस्थान में से मैंने अपनी नौकरी की पेशा की शुरुआत की और शोध और अन्वेषण के क्षेत्र में प्रारंभ से काम करने का अवसर मिला। दूसरा सौभाग्य यह भी है कि काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के निदेशकों की जो विशिष्ट परंपरा रही, जो अपने युग के जो पुरुष इतिहासकार माने जाएंगे, अनंत सदाशिव वलदेकर, डॉक्टर के दत्त, सैयद हसन अस्करी, अनंत लाल ठाकुर, प्रोफेसर जेसी झा जैसे मूर्धन्य, पीएन ओझा जैसे मूर्धन्य इतिहासकार उस संस्थान के निदेशक रहे और उसकी शैक्षणिक वातावरण में रह के कुछ पढ़ने लिखने और समझने का जो अवसर मिला भारतीय इतिहास और भारतीय वाङ्मय के बारे में, वह मेरे सौभाग्य का दिन था, जिस आधार पर मैंने भी जो ज्ञान की एक सतत सलीला प्रवाहित होती है उसमें कुछ जोड़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। काशी प्रसाद जायसवाल भारत के और विश्व के उन गिने चुने इतिहासकारों में थे जिनके बिना विश्व के विद्वानों की सूची पूरी नहीं हो पाती थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए किया और वहीं से बैरिस्ट्री पास की। उन्हें बहुत सारी छात्रवृत्तियां भी मिली थी। प्रारंभिक जीवन में उनकी शिक्षा अंग्रेजी स्कूल में हुई थी, परंतु घर पर एक प्रकांड पंडित सुनेहारी बाबा जिन्हें कहा जाता था, उसे संस्कृत की शिक्षा भी उन्हें मिली। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ चाइनीज भाषाओं पर भी उनका एकाधिकार था और उस पर उनकी छात्रवृत्ति भी मिली थी। उनका जन्म बंगाल में हुआ था, वैसे रहने वाले वो मिर्जापुर के थे और उनका कार्य क्षेत्र बिहार बना। जब ऑक्सफोर्ड से उन्होंने एमए पास किया तो कलकत्ता में जो आशुतोष मुखर्जी जो इनकी प्रतिभा के कायल थे, उनको उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुछ दिन के लिए लेक्चरर व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया था, परंतु इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण वो वहाँ बहुत दिन तक टिक नहीं पाए और जब 1907 में वहाँ उन्होंने वकालत शुरू की और जब पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई तो फिर वो पटना हाई कोर्ट चले आए और यहाँ आके उन्होंने वकालत शुरू किया। वकालत उनकी जीविका का पेशा था, परंतु उनका पैशन इतिहास और अनुसंधान था। उस पैशन के कारण, उस भूख के कारण उन्होंने भारतीय इतिहास को एक ऐसी दिशा दी और ऐसी प्रखरता दी जो संपूर्ण भारत के इतिहास को
जो उस समय स्मिथ जो बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते थे, उन सारी मान्यताओं को उनके समय में ही, जायसवाल जी के ही समय में वो बदलना प्रारंभ कर दिया था। और उनके सौजन्य से बिहार रिसर्च सोसाइटी और पटना संग्रहालय जैसी संस्थान का जन्म हो सका। और बिहार रिसर्च सोसाइटी में वो खारवेल लिपि पर वो काम करते थे, और खारवेल लिपि के कारण वो मौर्य और गुप्त वंश के बीच के इतिहास पर सबसे पहले प्रकाश पड़ा, जो जिसके बारे में जानकारी नहीं थी। और सबसे पहले भारतीय राजतंत्र, जिसे हिंदू पॉलिटी के नाम से कहा जाता है, उस पर इनकी दृष्टि खुली। और उस दृष्टि के कारण उन्होंने ये लिखा कि ये दुनिया में ये बात जो कहा जाता है कि ये गणतंत्र की परंपरा या प्रजातंत्र की जो परंपरा है वो विदेशी परंपरा है, भारत इसके लिए उचित स्थान नहीं है। तो उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि नहीं, जब दुनिया इस बारे में नहीं कुछ जानती थी उस समय ही से हमारे यहाँ लिच्छवी गणराज्य की परंपरा थी। इसके संबंध में जब अंग्रेज साम्राज्यवादी शासक जो भारतीय नेताओं को शर्मिंदगी का एहसास कराते थे कि ये उपयुक्त नहीं है प्रजातंत्र के लिए, इसलिए जो काशी प्रसाद जायसवाल की जो पुस्तक आई हिंदू पॉलिटी, तो उस पुस्तक से एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति हुई। और लोग ये बताने लगे कि ये देखिए कि हमारी परंपरा में ये आपसे पहले से ये चीज है। राजेंद्र प्रसाद स्वयं अपनी आत्मकथा के बारे में इस बात का जिक्र करते हैं। तो इस तरह से काशी प्रसाद जायसवाल ने भारत के इतिहास के अनुसंधान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और इतिहास के क्षेत्र में एक ऐसे अध्याय जोड़े जिसके कारण पूर्ण इतिहास भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास अद्यतन हो सका और नए नए अनुसंधान हो सके। दूसरी सबसे बड़ी की रॉयल सोसाइटी ऑफ इंडिया में वो पहले भारतीय थे जिनका व्याख्यान हुआ था, और उस व्याख्यान को दुनिया भर में सराहा गया था। कानून के तो विद्वान थे ही, और खास के जो हिंदू लॉ है उसकी अथॉरिटी उनकी थी, और वो पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता थे। लेकिन उसके साथ साथ इतिहास और अनुसंधान के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, इसके कारण पूरी शैक्षिक जगत में, पूरी दुनिया में इनका नाम स्थापित हुआ। और इस बात का जिक्र उन समय के जितने मनीषी विद्वान और साहित्यकार हुए हैं, सब लोगों ने अपने अपने लेखनी में किया है। राहुल संकृत्यायन, रामधारी सिंह दिनकर, उमाशंकर प्रसाद, और जितने इतिहासकार हुए हैं सब लोगों ने इस बात की चर्चा की है। दूसरा सबसे बहुत बड़ा उनका योगदान था जब वो चाइनीज भाषा का स्कॉलरशिप मिला था। तो चाइनीज भाषा एक ऐसी कठिन भाषा है जिस भाषा में को पढ़ने के लिए उनको स्कॉलरशिप मिला था। तो उस समय जो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका है, उस पत्रिका में 1912-13 में 11 में उनकी एक तस्वीर छपी थी, और उस तस्वीर में इनकी भूरी भूरी प्रशंसा और इनके जो चाइनीज भाषा सीखने का जो उन्होंने अद्भुत काम किया था उसके संबंध में उन्होंने
काफी लिखा। उस समय की भाषा और लिखने पढ़ने की भाषा, विद्वानों की भाषा अंग्रेजी थी, परंतु अपनी हिंदी भाषा में भी इनका अगाध प्रेम था और हिंदी में प्रारंभ में कविताएं भी लिखा करते थे और बहुत सारे आलेख भी सरस्वती में इनके प्रकाशित हुए थे। इतना ही नहीं, जब वो कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से पटना आ गए, तब उन्होंने पाटलिपुत्रा नामक अखबार का संपादन भी किया था और उस अखबार के माध्यम से भी उन्होंने हिंदी की सेवा की थी। और उसके साथ ही साथ जो रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास के द्वारा जो हिंदी इतिहास की किताब लिखी गई, जिसमें जयचंद हजार ईस्वी से हिंदी साहित्य के इतिहास को उन लोगों ने उल्लेखित किया, लेकिन काशी प्रसाद जायसवाल उसको 1000 वर्ष पूर्व और आगे ले जाते हैं। तो उन्होंने सरप्पा के जो कवि थे उनको उन्होंने हिंदी के आदि कवि के रूप में स्थापित किया। इसलिए हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी के इतिहास के क्षेत्र में भी उस की तिथि को उन्होंने आगे बढ़ाया और बाद में के हिंदी के मूर्धन्य विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकार किया। तो इतिहास के साथ साथ हिंदी, संस्कृत, कानून, इन सारी भाषाओं की जानकारी थी। इससे भी बड़ी विशेषता इस बात की भी है कि काशी प्रसाद जायसवाल एक स्कूल थे, एक पीठ की तरह वो थे, जहाँ की उस समय के जो साहित्य कर्मी, कवि, लेखक जो होते थे, उन सबों का आतिथ्य वो स्वीकार करते थे और सबों को प्रोत्साहन मिलता था। स्वयं राहुल संकीर्तन, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग उनके यहाँ आते और ठहरते थे। और राहुल संकीर्तन जैसा फक्कर और अनुसंधान लोग वहाँ पर वो थे। 1933-34 में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी, जहाँ सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर ने हिमालय नाम की कविता का पाठ किया था और वो कविता उन्हें इतनी प्रभावित किया था कि वहाँ की भीड़ ने 21 बार उस कविता को सुना था और दिनकर इससे बहुत प्रोत्साहित हुए थे। और काशी प्रसाद जायसवाल को कविता बहुत प्रिय था और दुनिया में सबसे अच्छी चीज वो कविता को मानते थे। और वहाँ से जो दिनकर का सिलसिला जायसवाल जी के साथ प्रारंभ हुआ, जो उनके जीवन पर्यंत उनके साथ बना रहा। जिस बात की चर्चा वो स्वयं करते थे कि उनके अंदर का जो कवि था वो जायसवाल जी की दृष्टि के कारण वो खिल उठा। और हिमालय कविता, उस हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिमालय नाम की कविता, हिमालय ही शीर्षक रखा गया था। तो दिनकर ने जो हिमालय पर कविता पढ़ी थी उसका भी एक संस्मरणात्मक लेख दिनकर ने लिखा है कि भागलपुर में जहाँ उनके टिकने की व्यवस्था थी, बरंडे पर एक ऐसी चौपाई उनको दी गई थी सोने के लिए कि जो तंग थी और नसखट थी, जिस पर वो ठीक से रात भर सो नहीं पाए और जगह जगह रात में उन्होंने हिमालय कविता लिखी और उसका उन्होंने पाठ किया, जिस हिमालय कविता ने उनकी प्रसिद्धि को 4 चांद लगा दिया। दिनकर इस बात से बहुत ही प्रभावित रहते थे कि जब कभी
जायसवाल जी को मौका मिलता था तो वो दिनकर को आगे बढ़ाने की खोजते थे। और दिनकर एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने लगे थे और स्वयं काशी प्रसाद जायसवाल भी क्रांतिकारी थे कि कलकत्ता में जो अनुशीलन समिति का ब्रांच था वहाँ भी एक क्रांतिकारी के रूप में जाने लगे थे। और बिहार राज्य अभिलेखागार में कई ऐसी खुफिया रिपोर्ट हमको देखने के लिए मिली है जिसमें कि CID का रिपोर्ट है कि काशी प्रसाद जायसवाल नेपाल काठमांडू जा रहे हैं अपने अध्ययन के सिले में, काफी विद्वान है, लेकिन उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विरोधी गतिविधियां हैं, इसलिए उन पर नजर रखी जाए। तो दिनकर की जो हिमालय कविता थी वो इतनी प्रेरित कर रही थी उस समय के नौजवानों को, जिसके कारण वो प्रतिबंधित भी हुई थी। और इसके पहले जो मैथिली शरण गुप्त भी की जो एक कविता भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई थी, तो उसका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में उसकी समालोचना लिखी थी, उसका जिसमें उन्होंने उसकी प्रशंसा की थी और वो काशी प्रसाद जायसवाल को भी पुस्तक भेजी गई थी। इस संबंध में मेरी एक मान्यता है, धारणा है, जिसको मैंने अपनी पुस्तकों में भी जिक्र किया है और बार बार विद्युत जगह में इसको रखता भी हूँ कि हिंदू पॉलिटी जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस की का सबसे प्रीमियर और प्रथम बुक माना जाता है, जिससे कि राष्ट्रवादी इतिहास से लेखन की प्रवृत्ति पैदा लेती है, उससे 12 वर्षों पहले भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की कविता आई थी जो उत्कृष्ट राष्ट्रवाद का जिक्र था और उसमें किस तरह से भारतीय कुटीर उद्योग पर अंग्रेज का जो की ड्रेन थ्योरी थी, जिसके कारण कैसी यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी और कैसी हम अपनी संस्कृति से प्रेरणा ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों का जिक्र था। तो मैं इस बात को बार बार रेखांकित करता हूँ कि इतिहास की जो लेखन प्रवृत्ति है वो लेखन प्रवृत्ति पहले साहित्य में आती है और साहित्य के बाद, क्योंकि साहित्य की लेखन की जो प्रवृत्ति है उसमें काल्पनिकता, सृजनशीलता, इंट्यूशंस लिए जाते हैं, उस संवेदना पर आधारित होती है। और इतिहास की लेखन कला जो है वो तथ्यात्मक होती है, जिसके लिए प्रमाण ढूंढे जाते हैं। यहाँ संवेदना से अधिक तथ्य पर बात की जाती है, लेकिन प्रवृत्तियां पहले से लेखन की प्रारंभ हो जाती है साहित्य में और वो बाद में इतिहास में आती है। तो इस तरह से काशी प्रसाद जायसवाल ने भारतीय संस्कृति की, भारतीय इतिहास की, भारतीय प्रजातंत्र की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, भारतीय न्याय व्यवस्था की उन्होंने अद्भुत सेवा की। और यहाँ वो बैरिस्टर एसोसिएशन जो पटना हाई कोर्ट में है, उसके फाउंडर अध्यक्ष भी हुए थे बैरिस्टर चैम्बर के। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के प्रिय और हमारे ग्रामीण प्रतिभाशाली अधिवक्ता श्री पुष्कर नयन शाही उस बैरिस्टर एसोसिएशन के भी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और अभी भी इस पद पर कायम है। यह एक प्रतिष्ठा का पद है। काशी प्रसाद जायसवाल कितने महत्वपूर्ण थे इस बात का जिक्र इससे लगाया जाता है कि उनके मरने के बाद सरकार ने उनके नाम पर एक शोध संस्थान की स्थापना की और जब वो उनका देहांत हुआ था तो उनकी अर्थी में कंधा लगाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिंह, राहुल संप्रत्यान और उस समय के उद्भट विद्वान और राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े ऊंचे ओहदे के लोग थे। मैं उस मनुष्य को उनकी जन्म शताब्दी
के अवसर पर याद करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भारत में फिर से इस तरह का विद्वान पैदा लेता रहेगा और वो देश के का मान और सम्मान आगे बढ़ाएगा।